हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 डेली क्यूज 27/2/2024 डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद फिर क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सर्प विष को निष्क्रिय करने वाली सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी। तो ये विकसित किसके द्वारा किया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। उपयोग क्या है? जो कोबरा, किंग कोबरा, क्रेटा और ब्लैक माम्बा जैसे एलापीडे सांपों द्वारा उत्पादित शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन को निष्क्रिय करने में सक्षम होता है। एलापिड्स क्या होते हैं? तो विषैले सांपों का एक विविध परिवार होता है जिसके सामने खोखले नुकीले दांत होते हैं जो जहर फैलाते हैं, और इसमें वैश्विक स्तर पर विभिन्न निवासों में 300 प्रजातियां शामिल हैं। देखते हैं गिनी कृमि रोग क्या होता है। गिनी कृमि रोग अथवा ड्रेकुनकुलियासिस गिनी कृमि या ड्रेकुनकुल्स मेंडिनेंसिस के कारण होता है, जो एक परजीवी नेमाटोड एक दुर्बल करने वाली परजीवी रोग है जिससे संक्रमित व्यक्ति कई सप्ताह अथवा माह के लिए अक्षम हो जाता है। परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित स्थिर पानी पीते हैं। यह परजीवी तब फैलता है जब लोग परजीवी संक्रमित जल पिस्सू से दूषित जल का सेवन करते हैं। गिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा नहीं है, लेकिन इसके रोकथाम रणनीतियाँ सफल रही है, यानी इसके रोकथाम के लिए जो भी रणनीतियाँ हैं वो सफल रही है। भारत की सफलता क्या है? भारत द्वारा जल सुरक्षा तथा सामुदायिक शिक्षा सहित कठोर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय के माध्यम से वर्ष 1900 के दशक के अंत में गिनी कृमि रोग का उन्मूलन किया था। ठीक है, 1990 के दशक में ही उन्मूलन कर दिया था। भारत सरकार को वर्ष 2000 में WHO से गिनी कृमि रोग मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। 2000 में WHO के द्वारा। भारत ने चेचक 1980 में, पोलियो 2014 में, प्लेग, रीडर पेस्ट, कैटल प्लेग, यॉज और मातृ एवं नवजात टेटनस 2015 का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है। सुदर्शन सेतु, अन्य नाम इसको बोला जाता है ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। विस्तार कहाँ से है? ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है। केबल आधारित पुल की लंबाई 900 मीटर है। पूरे पुल की लंबाई इतना है, लेकिन उसमें केबल आधारित जो पुल की लंबाई है वो 900 मीटर है। निर्माण कार्य गुजरात सड़क और भवन विभाग के NH डिवीजन द्वारा इसका निर्माण किया गया। किस NH का भाग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 51 का। ठीक है, यह पुल तकनीकी रूप से एक समुद्री लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं जिससे 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। चलिए देखते हैं ग्रे जोन युद्ध क्या होता है। रायसीना संवाद। ठीक है, वर्ष 2024 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित सैन्य नेताओं ने दक्षिण हिंद सागर और भारत की उत्तरी सीमाओं पर कार्रवाई के कारण ग्रे जोन युद्ध के तीव्र प्रबल होने पर चर्चा की है। ग्रे जोन युद्ध संघर्ष एक ऐसे रूप को संदर्भित करता है जिसमें ऐसी कार्रवाइयां हैं जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे आती है, लेकिन इसका उद्देश्य अस्पष्टता, अस्वीकार्यता और दबाव के माध्यम से रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। ग्रे जोन युद्ध में विरोधी प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साइबर हमले, आर्थिक जबरदस्ती और छद्म संघर्ष जैसी रणनीति अपनाते हैं। यह शांति और संघर्ष के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां उत्पन्न होती है। देखते हैं भारत में वित्तीय अंतरण। तो भारत के कई राज्यों ने दावा किया है कि कर अंतरण टैक्स डिवोल्यूशन की वर्तमान योजना के अनुसार उन्हें अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके अनुसार प्राप्त राशि की तुलना में वे राष्ट्रीय कर पूल में अधिक योगदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 270 जो है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निवल कर आय के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पुल में राज्यों की हिस्सेदारी कितना है, यह भी हमेशा पूछा जाता है। 41%। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर और अधिभार सत्र 2024-25 के लिए उसकी सकल कर प्राप्तियों का लगभग 23% होने का अनुमान है, जो विभाज्य पुल का हिस्सा नहीं है। कौन कौन? तो उपकर और अधिभार। ठीक है,
कर रहा है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग को वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए संबद्ध विषय हेतु अनुशंसाएं करने का कार्य सौंपा गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 16वें वित्त आयोग अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 26 से 31। भारत की परमाणु ऊर्जा में निजी निवेश। कर भारत निजी कंपनियों को लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने हेतु आमंत्रित करके अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो इसकी ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण विस्थापन का प्रतीक है। कर इस कदम का उद्देश्य गैर कार्बन उत्सर्जक स्रोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ संरेखित करना है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को मौजूदा 42% बढ़ाकर 50% तक करना है। भारत सरकार का लक्ष्य इस निवेश के माध्यम से वर्ष 2040 तक 11,000 मेगावाट नवीकरणीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ना है। भारत की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है। ये ध्यान देना है, भारत की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है, लेकिन ध्यान देना इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए परमाणु उपकरण तथा फाट पुर्जों के निर्माण के लिए उद्योग में एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कर परमाणु ऊर्जा का विषय भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा शासित है और भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन एवं प्रतिबंध सेवा मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में नीति आयोग एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पैनल ने भारत सरकार से भारत के परमाणु क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने की अनुशंसा की है। थोड़ा देख सकते हैं कि भारत के ऊर्जा लक्ष्य क्या है। तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन को सिर्फ आप याद रखिए 2070 भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है, बाकी 2030 है। कर नवीकरणीय ऊर्जा भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी 50% विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। फिर है गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा। कर भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। फिर हरित हाइड्रोजन। तो भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करना है। CO2 उत्सर्जन। कर भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक CO2 उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। फ्लोर टेस्ट। तो करंट अफेयर हो गया और कुछ इम्पोर्टेंट है आज का, ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं। करा है फ्लोर टेस्ट क्या होता है। तो करा विधायी निकायों में फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं। जब किसी राज्य की विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ता है। फ्लोर टेस्ट में सफल होने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ठीक है, रोज एकाक योजना रहेगा। तो योजना का नाम, चलिए इसको डार्क नहीं किए, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आरंभ हुआ था 24 अप्रैल 2020। इसका नोडल एजेंसी है पंचायती राज मंत्रालय। लक्ष्य क्या है, ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। क्रियान्वयन क्षेत्र क्या है, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट यहाँ है swamittva.nic.in। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों के निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। कर है ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना। सर्वेक्षण अवसंरचना और GIS मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। और कुछ पॉइंट है कि स्पष्ट टाइटल, सटीक आकार निर्धारण और पारदर्शी भूमि का मालिकाना हक के साथ स्वामित्व योजना राज्यों को संपत्ति कर लगाने और एकत्र करने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करता है, जो स्थानीय उपयोग विकास कार्यों के लिए पंचायत को उपलब्ध होगा। इससे ग्राम पंचायतों को वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे। कर बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड और GIS मानचित्रों को उपलब्ध कराना। कर देश के सभी गांवों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की मदद से प्रत्येक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। अब है माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना। ठीक है, तो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको बोलते हैं IFC, का नया सदस्य बना है। ठीक है, ये 119वां देश बना है। अब माल्टा का थोड़ा स्थिति देखेंगे। भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय
देश से, राजधानी वलेदा, मुद्रा यूरो। थोड़ा देख सकते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना हुआ था 2015 में, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। अब इस पे हम क्यूज देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्यूज क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कितने कथन सही है बताना है। करे संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निवल कर आय के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है, सही है। करे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य मूल्य, ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर या 20वां स्तरीय अंतरण में राज्यों की हिस्सेदारी कितना है, 41%, तो ये भी सही है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार विभाज्य मूल्य का हिस्सा नहीं है तथा इसलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु ऊर्जा के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन और सेवा मुक्ति के केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो पहला तो सही लग रहा है ना। भारत की समेकित विदेश प्रत्यक्ष निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 75% तक विदेशी निवेश की अनुमति देती है। तो भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्या है, विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। तो दूसरा तो गलत है, आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। करबियाना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही नहीं है बताना है। करे जिसने उम्र बढ़ने को लेकर विचार विमर्श की शुरुआत की है, तो ये सही है। अरे इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र से संबंधित नीतियों और कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हुए आबादी की बढ़ती उम्र के हित की दिशा में सरकारी तथा सामाजिक क्षमता को बढ़ाना है, तो ये भी सही है। ये शायद आर्टिकल में नहीं था, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। करगिनी कृमि रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दुर्बल करने वाली परजीवी बीमारी है, तो ये तो सही है। करगिनी कृमि रोग के उपचार के लिए कोई टीका अथवा दवा नहीं है, ये भी सही है। भारत सरकार को वर्ष 2024 में WHO से गिनी वर्म रोग मुक्त प्रमाण का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये 2000 था ना, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किंग कोबरा, क्रेट या ब्लैक मांबा, उपयुक्त में कितने एलापिडे सांप हैं, यानी विषैले सांप की बात, तो यहाँ सभी 3, ऑप्शन सी। अब ये आपका विशेष है जिसको उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। गूगल जेमिनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह गूगल का नया AI मॉडल है। दूसरा, यह 3 आकारों में उपलब्ध है। करे यह टेक्स्ट, कोड, ऑडियो, चित्र और वीडियो पर काम कर सकता है, समझ सकता है तथा संचालित भी कर सकता है। अभी खबरों में था कुछ कि विभिन्न देशों के नेताओं के बारे में ये जो कुछ सवाल पूछा जाता है तो कुछ कंट्राडिक्शन के अनुसार, ठीक है, विवादास्पद उत्तर दे रहा है, तो इसलिए खबरों में। तो आप इसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। एक और है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक जलवायु निधि, ठीक है, पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, यह हो गया है, तो ये भी बताना है, ठीक है। तो आज का क्यूज पूरा हुआ, आर्टिकल्स भी देख लिए करंट अफेयर का। इसी प्रकार से हमारे चैनल